तो गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें बागेश्वर के साथ आपका पहला लेक्चर। तो इसमें हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि हम पहले जानेंगे उत्तराखंड की भारत के हिसाब से भौगोलिक स्थिति को। तो आपका उत्तराखंड यहाँ पे स्थित है। ये रहा। अब हम यहाँ पे उत्तराखंड का नाम इन्होंने उत्तरांचल लिखा हुआ, लेकिन रिसेंटली जो नाम है वो है आपका उत्तराखंड। और यदि हम इसमें बात करें इसकी सीमा की किन राज्यों के साथ उत्तरांचल आपका उत्तराखंड सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हरियाणा, ये वाला रीजन। किस किस के साथ सीमा साझा करता है? HP, UP एंड HR। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका हरियाणा। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है आपका? ये आपने देख लिया। उत्तरांचल की यदि हम बात करें भौगोलिक स्थिति के बारे में, यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरांचल भारत में किस दिशा में स्थित है, तो आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका स्थित है नॉर्थ ईस्ट में। आप यहाँ पे देखोगे ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो यदि हम बात करें आपकी इस डायरेक्शन की, तो ये आपके पोल को पहले लेते हैं। दो पोल है हमारे पास, एक नॉर्थ और एक ईस्ट। तो इसलिए इसकी भौगोलिक स्थिति ये नॉर्थ होगा, और क्योंकि ये ईस्ट है तो ये आपकी उत्तराखंड की यदि हम भौगोलिक स्थिति की बात करें इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी। तो ये आपका किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्वी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये आपका उत्तराखंड है। इसकी सीमा किस किस के साथ मिलती है? यहाँ पे UP और यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश और ये हरियाणा। और यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति भारतीय नक्शे में किस दिशा में स्थित है, तो आप क्या बोलोगे? ये आपका है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है। अब हम आपका बात चलते हैं कि ये तो था हमारा उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति। अब हम बात करेंगे आपके बागेश्वर से। हमने स्टार्ट किया है इस सीरीज को। तो बागेश्वर, यदि हम बात करें आपके बागेश्वर की, तो बागेश्वर इसमें कि कहाँ पे स्थित है, बागेश्वर की लोकेशन क्या है उत्तराखंड में के मैप में, तो ये आप देख सकते हैं ये है आपका बागेश्वर। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बागेश्वर की सीमा किन जिलों से मिलती है, तो आप क्या बताएंगे? आपका चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। सिर्फ 3 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। किन किन के साथ? चलिए देखते हैं। बागेश्वर हो गया आपका, यहाँ पर है आपका चमोली, ये वाला जिला, यहाँ पे है आपका अल्मोड़ा, और ये है आपका पिथौरागढ़। ठीक है। उत्तराखंड की यदि हम बात करें, अब यदि आपसे पूछा जाए कि बागेश्वर की स्थिति, बागेश्वर किन 3 जिलों के, कितने जिलों के साथ साझा करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? 3। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से, तो आप क्या बताएंगे?
चमोली, अल्मोड़ा और आपका पिथौरागढ़। तो अब तक कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? यदि आपसे पूछा जाए, पहला क्वेश्चन आपसे हुआ कि उत्तराखंड कितने राज्यों के साथ सीमा का साझा करता है, तो आप क्या बताएंगे? 3 के साथ। कौन कौन से? यूपी, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। यदि आपसे पूछा जाए कि बागेश्वर कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप क्या बताएंगे? 3 के साथ। कौन कौन से? चमोली, पिथौरागढ़ और आपका अल्मोड़ा। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए ये दो कि उत्तराखंड का भारतीय नक्शे में भौगोलिक स्थान या दिशा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी। ठीक है। अब आपके हम उत्तराखंड की ही बात करेंगे भारतीय मैप में। यदि हम आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड किन देशों के साथ सीमा का साझा करता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आपका चाइना और ये हो गया आपका नेपाल। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। सीमा साझा यदि इंटरनेशनल कितने देशों के साथ सीमा शेयर करता है, तो आपका होगा चाइना एंड नेपाल। ठीक हो गया। अब ये चीज़ तो हो गई आपकी उत्तराखंड के बारे में ओवरव्यू, आपका बागेश्वर के बारे में ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे आपके BS नेगी में जो जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बागेश्वर के इतिहास के बारे में। बागेश्वर जनपद की स्थापना 1997, ये भी आप कुछ नहीं याद करेंगे, सिर्फ सुनेंगे। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। अब इसे याद कैसे करोगे? आपको पता है कि जो वाराणसी है वो आपका स्थित है यूपी में, और यूपी की यदि हम लोकेशन की बात करें तो ये यूपी है, तो इसके ऊपर क्या है आपका? उत्तराखंड है। ठीक है। अब यदि हम इसे आपका साउथ मान लें तो इसके ऊपर क्या होगा? नॉर्थ, यानी कि उत्तर। अब उत्तर का यदि ये वाराणसी है तो ये कहाँ का वाराणसी होगा? आपका उत्तर का वाराणसी। तो बागेश्वर को आपका क्या कहा जाता है? उत्तर का वाराणसी। ठीक है, बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। सेकंड चीज, बागेश्वर को बागनाथ व ब्याघ्रेश्वर नाम से भी जाना जाता था। यानी कि ये पहले नाम थे कि पहले बागनाथ था, उसके बाद ब्याघ्रेश्वर और उसके बाद आपका बागेश्वर। ठीक है, ये तो 3 नाम हो गए आपके, बागनाथ, ब्याघ्रेश्वर और बागेश्वर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है आपकी, बागेश्वर वाणेश्वर को शिव नाभि के रूप में पूजा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भगवान शिव की पूजा बागेश्वर में किस रूप में होती है? तो किस रूप में होती है आपकी? शिव नाभि। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि शिव नाभि के रूप में पूजा होती है, या क्वेश्चन को आपको इस तरीके से पूछ सकता है
कि किस स्थान पर भगवान शिव की पूजा नाभि के रूप में होती है? तो आप क्या बताएंगे? बागेश्वर। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया आपका। थर्ड पॉइंट, भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। तीर्थराज यानी कि तीर्थों का राजा। अब तीर्थ पूजा यदि हम आपसे कहेंगे तीर्थ यात्रा, क्या कहते हैं हम? चार धाम यात्रा। वहां पे मंदिर किसके हैं आपके? भगवान शिव के। भगवान शिव के मंदिर है। अब राजा तो वही होगा ना जिसकी पूजा होगी, तो भगवान शिव के कारण बागेश्वर कहा जाता है आपका? तीर्थ राज, यानी कि तीर्थों का राजा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नि तीर्थ है। पौराणिक नाम, अब तक हम नाम के बारे में पढ़ रहे हैं। पौराणिक, यदि आपसे पूछा जाए कि बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है, तो आप कैसे करोगे कि पौराणिक यानी कि पुराना काल। पुराने काल में यदि किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा योगदान था, जिससे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद मिली, वो क्या थी? आपकी अग्नि। तो पौराणिक नाम क्या हो गया आपका इसका? अग्नि तीर्थ। बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है आपका? अग्नि तीर्थ। ऐतिहासिक रूप में वर्तमान बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर कहा जाता था। अब यदि हम इतिहास की बात करते, इतिहास में राजा बहुत ज़्यादा दान किया करते थे, तो इसलिए बागेश्वर को क्या कहा जाता था? दानपुर। ठीक है, बागेश्वर को क्या कहा जाता था आपका? दानपुर। इतना हो गया। अब हम नामों को एक बार, सभी नामों को एक साथ देख लेते हैं आपका। ठीक है, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? यहाँ पे देखो, सबसे पहले बागेश्वर को क्या कहा जाता है आपका? उत्तर का वाराणसी। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट, व्याघ्रेश्वर, नहीं, इससे पहले था आपका बागनाथ। फिर व्याघ्रेश्वर, और फिर आपका बागेश्वर। ठीक, यदि आपसे पूछ लिया व्याघ्रेश्वर किसे कहा जाता था, बागनाथ किसे कहा जाता था, तो वर्तमान नाम बागेश्वर, उत्तर का वाराणसी, बागेश्वर। अब इसके बाद आता है, और भगवान शिव के कारण इसे क्या कहा जाता है आपका? तीर्थ राज। किसके कारण? भगवान शिव के कारण। इसके बाद आपका आता है, यदि हम बात करें कि पौराणिक नाम, बागेश्वर का पौराणिक नाम, यानी पुराना नाम, मैंने आपको बताया था पुराने काल में यदि किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा योगदान था, तो वो थी आपकी अग्नि। तो क्या कहा जाता है आपका? अग्नि तीर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा होगा कि बागनाथ या बागेश्वर में भगवान शिव की पूजा किस रूप में होती है? तो आप क्या बताएंगे? नाभि के रूप में। ठीक है, या आपसे पूछ लीजिए कि किस स्थान पर भगवान शिव को नाभि के रूप में पूजा जाता है, ये हो गया आपका। ठीक है, और क्या था, एक बार देख लेते हैं, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं। अग्नि तीर्थ, हाँ, दानपुर, बस एक बचा हुआ। मैंने आपको बताया था कि पहले काल में राजा दान बहुत ज़्यादा किया करते, तो बागेश्वर को किस नाम से जाना जाता था आपका?
दानपुर। या आपसे ये पूछ लेगा कि दानपुर किस क्षेत्र को कहा जाता था। ऐतिहासिक नेम है ये आपका, क्या है, ऐतिहासिक। ठीक है। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें ऐसा नहीं करना कि मतलब मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाता चला जाऊँ और आपको याद कुछ होना तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हम इसकी क्विज भी करेंगे। जैसे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्विज को अरेंज कराएंगे इसकी, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बागेश्वर में स्थित बागनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण 1602 ईस्वी में लक्ष्मीचंद ने किया। ठीक है। अब इसमें कुछ ईयर दिए हुए, तो मैं आपको कैसे बताता हूँ। देखिए, ईयर को, सभी ईयर को एक साथ पढ़ेंगे। इसमें आप नोट करेंगे सबसे पहले आपका 1602। ठीक, उसके बाद आपकी एक घटना होगी 1921, उसके बाद 1968, 1976, 74। ठीक है, उसके बाद 1976 और आपका 1997। अब समझेंगे इनमें हुआ क्या का। सोलह सौ दो में आपका लक्ष्मीचंद ने, लक्ष्मीचंद चंदुवंश के राजा थे, बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ बागेश्वर, बैजनाथ मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, बैजनाथ मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार कराया था पर किसने, लक्ष्मीचंद ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसने और कब, किसने बैजनाथ बागेश्वर मंदिर का, किस चंद राजा ने बैजनाथ मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार कराया था। आप बताएंगे लक्ष्मीचंद। यदि आपसे पूछ ले कब कराया था, ये कराया था आपका 1602 में। यदि आपसे पूछ ले बैजनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है आपका, बागेश्वर में। ठीक है, अब इसमें ये है आपका, अब हम इसे मिटा देते हैं यहाँ से। अब 1921 में क्या हुआ, एक प्रथा थी आपके यहाँ कुली बेगार। तो 14 जनवरी 1921 को सरयू नदी, सरयू नदी में बद्री दत्त पांडे और हर गोविंद पंत जी ने कुली बेगार प्रथा के रजिस्टरों को सरयू नदी में बहाया था। बहाया था तो इससे क्या हुआ, तो इन्होंने कुली बेगार प्रथा का अंत किया था। और कुली बेगार प्रथा की एक्चुअल में थी क्या, कि जो अंग्रेज लोग थे वो कुली का काम करा देते थे और उनको काम कराने के बाद पगार या पैसे नहीं देते थे। ठीक है, तो इसका अंत किसने किया। अब इसमें से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किस नदी के तट पर, किस नदी के तट पर कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ, किसने किया। वो तो आपसे पूछा जाए गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और आपके बद्रीदत्त पांडे जी। कब किया, 14 जनवरी 1921। किस नदी के तट पर किया, तो आपका सरयू नदी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तारीख क्या थी, तो 14 जनवरी 1921
किस जिले में किया? बागेश्वर। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1968। अब 1968 में क्या होता है आपका? आज़ादी के बाद की बात हो गई आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था आपका? बागेश्वर को अलग नगर पालिका बनाया गया था। ठीक है, बागेश्वर को क्या बनाया गया आपका? अलग नगर पालिका। ठीक है, ये भी हो गया आपका। बागेश्वर को क्या बनाया गया आपका? अलग नगर पालिका। 2 ईयर हो गए आपके। अब तीसरे की यदि मैं बात करूं, 1974 में क्या हुआ? 1974 में आपका बागेश्वर को अलग तहसील बना दिया गया। 1976 में क्या होता है आपका? अलग परगना। ठीक है, ये 3 चीज़ों को आपको सीक्वेंस में याद रखना है। 1968 नगर पालिका, 1974 तहसील, 1976 परगना। अब बात आती है 1997। तो इस ईयर में आपको पता है कि अल्मोड़ा से अलग होकर अलग क्या बना था आपका? जिला। ठीक है, अब ये पॉइंट थे। अब हम बुक में देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ आपका, किस तरीके से। ईयर आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या बताया मैंने, एक बार ऐसे ही रैंडम रीजन के लिए बोल देता हूँ। 1602 लक्ष्मीचंद बैजनाथ मंदिर का पूर्णोद्धार। 1921 खुली बेगार प्रथा का अंत बद्रीदत्त पांडे और सरयू नदी में किया। 1968 आपका 19 एक बार सीक्वेंस में लिख लेंगे। 1974 और 1976 और आपका 1997। ठीक है, अब इनमें 1 बाय 1 लिखते चलेंगे कि ये क्या क्या होगा। तो ये होगा आपका कुली बेगार प्रथा का अंत। ठीक है, 1968 की यदि हम बात करें तो अलग आपकी नगर पालिका। 1974 की बात करें तो आपका नगर पालिका के बाद आपका तहसील बनाया गया। इसके बाद आपका क्या बनाया गया? नई तहसील के बाद आपका अलग परगना। और 1997 में आपका अलग जिला। ये पॉइंट याद हो गए आपके। अब देखते हैं बुक में। ये दिया हुआ है आपको नीलगिरी। हाँ भाई, ये एक नाम छूट गया था आपका, ये भी याद रख लेंगे। बागेश्वर सरयू गोमती नदी के संगम पर स्थित है। मानस खंड में क्या कहा गया आपका? नीलगिरी। ये मैं आपको लिखा दूंगा, क्या कहा गया मानस खंड में आपका? नीलगिरी। अब देखिए 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे व हरगोविंद पंत आदि के सहयोग से 40,000 प्रदर्शनकारियों ने कुली बेगार रजिस्टर सरयू नदी में बहाए गए और सरयू नदी के तट पर 1921 ईस्वी में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। पढ़ चुके। 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया। बागेश्वर को 1974 में अलग तहसील बनाया गया। 1976 में अलग परगना घोषित किया गया और 1997 में आपका क्या हुआ? अल्मोड़ा जिले से अलग किया गया। अब इसमें एक पॉइंट बचता है कि तारीख क्या थी? 18 सितंबर। क्या तारीख थी आपकी? 18 सेप्ट 1990। ठीक है, 18 सितंबर 1997। इतना हो गया आपका। अब इसमें क्या पॉइंट छूटा हुआ था कि बागेश्वर सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है। चलिए
2 पॉइंट छूटे थे आपके, यहीं पे ऐड करा देता हूँ। पहला पॉइंट कि यदि पूछा जाए कि मानस खंड में किस नाम से पुकारा, किस नाम से जाना जाता है आपका बागेश्वर को, नीलगिरी। दूसरा पॉइंट कि आपका बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये आती है आपकी सरयू और ये होगी आपकी गोमती। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे कि मानस खंड में गोमती और सरयू को किस नाम से जाना गया है। तो इसे हम ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक क्या है आपकी कि हमें पता है कि एक को गंगा और एक को आपकी यमुना कहा गया। अब किसे गंगा कहा गया है और किसे यमुना कहा गया, ये कन्फ्यूजन। तो एक कैसे करेंगे कि गो जहाँ ग से ग नहीं है, ठीक है। अब ग से ग नहीं है तो पर कन्फर्म है कि ग से ये होगा, यानी कि गोमती यमुना होगी आपकी। और सरयू क्या होगी, गंगा। यानी कि मानस खंड में सरयू को क्या कहा गया है, गंगा, और यमुना को गोमती। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब और पूछताछ में बचा हुआ देख लेते हैं एक बार। कुली बेगार प्रथा मानस खंड में सरयू को गंगा व गोमती को यमुना कहा गया। नीलगिरी हो गया आपका, सॉरी। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बागेश्वर जनपद का प्रशासन। अब बागेश्वर जनपद के प्रशासन की यदि हम बात करें तो बागेश्वर की दशकीय वृद्धि, यानी कि जब से ये बना था उसके 10 साल बाद यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ। तो ये आपका 18 सेप्ट 1997। तो आप ये मान के चलिए कि 2007 तक यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ परसेंटेज में, तो वो है आपका 4.18%। ठीक है। बागेश्वर का लिंगानुपात कितना है, 1090। लिंगानुपात को समझिए, ये होता है आपका सेक्स रेशो। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, सेक्स रेशो। यानी कि 1000 लड़कों पर वहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे कितनी है आपकी 1020 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे, यानी कि पॉजिटिव है, ज़्यादा है लड़कों से। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेक्स रेशो। इसके बाद आते हैं हम राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी बागेश्वर जनपद की है, जिसकी कुल नगरीय जनसंख्या 3.5% है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तराखंड के किस जिले में नगरीय आबादी सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम नगरीय आबादी किसकी है आपकी, बागेश्वर। कितनी है आपकी, 3.5%। और आप इसे कैसे समझेंगे, यदि आपके मान के चलिए बागेश्वर में 100 लोग रहते हैं तो उनमें से सिर्फ 3.5 लोग ही ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं, आपके शहरों या फिर नगरों में। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका कवर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद आता है आपका विधानसभा क्षेत्र तहसील विकासखंड। अब इसको कैसे करेंगे, ये देखिए। अब देखिए विकास खंड या ये सब कुछ बाद में, पहले हम ये देख लेते कि यहाँ पर जो मेनली जगह के नाम है वो क्या क्या है। तो आपकी एक तो है गरुड़, सेकंड है आपका कपकोट, और बागेश्वर जिले में एक खुद बागेश्वर भी एक स्थान होगा, और इससे अलग 3 और नाम है, कांडा, काफलीगेर और तीसरा नाम है आपका दूनाकुरी।
सबसे पहले आप इन्हें याद करेंगे, गुरुड़, कपकोट और बागेश्वर, कांडा, काफलीगिर, दुगनाकुली। ठीक है, ये भी याद करना है। पहले आप इन्हें याद करेंगे, गुरुड़, कपकोट और बागेश्वर। देखिए अब इनसे आपकी कितनी चीज़ें हो जाएंगी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरा बागेश्वर जिले में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? 2। पूछा जाए कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे कपकोट और बागेश्वर। तो ये क्या है, आपकी विधानसभा सीटें हैं। और ये आपसे पूछेगा कि बागेश्वर सीट आरक्षित है या नहीं, तो आप कहेंगे कि ये एससी के लिए आरक्षित सीट है। कितनी विधानसभा सीटें होंगी? 2। कौन कौन सी? कपकोट और बागेश्वर। ठीक हो गया। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पे विकास खंड, तो विकास खंड आप बताएंगे गुरुड़, कपकोट और बागेश्वर। ये तीनों की ही क्या है, आपके विकास खंड। ठीक हो गया। अब आपसे पूछ लेगा कि बागेश्वर में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? तहसीलों की संख्या कितनी है यहाँ पे? तहसीलों की संख्या है आपकी 6। 3 तो ये होंगे आपके गुरुड़, कपकोट और बागेश्वर, +3 कांडा, काफलीगेर और दुगनाकुली। ये हो गया आपके 6। और यदि आपसे पूछ ले, जैसे मैंने आपको बताया था कि बागेश्वर खुद तहसील, पहली बार तहसील कब बना था, तो आप क्या बताएंगे? आपको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है, 1968, 974, 976। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपका क्या बना था? नगर पालिका, तहसील और परगना। तो यानी कि आपका तहसील कब बना था? 1974 में। ठीक हो गया। अब आपका ये देखिए, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। विधानसभा क्षेत्र की संख्या 2, कपकोट और बागेश्वर एससी आरक्षित है। तहसीलों की संख्या 6, गुरुड़, कपकोट, कांडा, काफलीगेर, दुगनाकुली और बागेश्वर। विकास खंड आपके 3 है, बागेश्वर, कपकोट और गुरुड़। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें दिया हुआ है बागेश्वर जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में यदि हम बात करें, चलिए बात कर लेते हैं। मैप में चलते हैं, मैप बागेश्वर वाले। ठीक है। जिसमें आपसे पूछ लेगा कि बागेश्वर के नॉर्थ में क्या स्थित है, साउथ में क्या स्थित है, ईस्ट में क्या स्थित है, और आपके ईस्ट में और वेस्ट में। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम चलेंगे आपके वेस्ट यानी कि लेफ्ट हैंड से। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट में नीलेश्वर, नीलेश्वर पर्वत, और यहाँ पे आपका बिलेश्वर। कैसे याद रखेंगे? लेफ्ट में नीला, राइट में भीला। लेफ्ट में नीला, राइट में आपका हो गया बिलेश्वर पर्वत। तो कैसे याद रखेंगे? लेफ्ट में नीला, राइट में पीला। लेफ्ट में नीला, राइट में पीला, यानी कि नीलेश्वर पर्वत और आपका बिलेश्वर पर्वत। अब आपसे पूछेगा कि ऊपर आपके नॉर्थ में क्या स्थित है, तो ऊपर क्या है आपके? सूर्य। तो सूर्य क्या कहते हैं हम आपका? सूरज कुंड। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। ऊपर क्या है आपका? सूरज कुंड। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि आपके साउथ में क्या है? अगर ऊपर सूरज है तो नीचे क्या होगी? अग्नि, अग्नि कुंड। ठीक है, चारों साइड हो गई आपकी। अब देख लेते हैं चारों साइड कैसे है। क्या क्या बताया मैंने? लेफ्ट में नीला यानी कि आपका नीलेश्वर पर्वत। आपसे ये पूछ सकते हैं कि नीलेश्वर पर्वत किस जिले में स्थित है। नीलेश्वर आपका ये हो गया आपका बागेश्वर, राइट में भीलेश्वर।
ऊपर कौन होगा आपका सूर्य यानी कि सूरज कुंड, और यदि सूरज ऊपर होगा तो नीचे क्या होगी आपकी अग्नि। ठीक है, अब चलते हैं आपका क्या बताया हुआ। तो ये देखिए, बागेश्वर जनपद के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, पूर्व में भिलेश्वर, उत्तर में सूरज कुंड एवं दक्षिण में अग्निकुंड। वो आपसे जब कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये ड्रॉ कर लेना है। लेफ्ट में नीलेश्वर, राइट में भिलेश्वर, ऊपर आपका सूर्य यानी कि सूरज कुंड, सूरज ऊपर है तो नीचे क्या होगी आपकी अग्नि। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया आपका, ये हो गया आपका साउथ। ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें दिया हुआ बागेश्वर जनपद की नदियाँ, तो मैं यहाँ से आगे इसे आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको नदियों को अलग से करा दूँ। अभी यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि बागेश्वर में एक नदियाँ कौन कौन सी है आपकी। कोसी नदी, सरयू नदी, कोसी सरयू। ठीक है, इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, एक बार उसका रिवीजन करके फिर मैं अपनी वीडियो को इसको एंड करूँगा। और मैं इसमें आपको टेलीग्राम का लिंक इसके सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसी में लिए इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। और ये मैं लेकर आऊँगा आपके जैसे इसमें 100+। जैसे इसके आपके 100+ व्यू हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपकी इसी से आगे बढ़ेंगे हम इसी में। और इसमें हम क्या करने वाले हैं आपके इसी के साथ, जैसे ही आपका ये टारगेट अचीव होता है मैं पॉलिटी भी इसके साथ ही स्टार्ट करने वाला हूँ। आपका जीएस भी और जीएस उत्तराखंड को हम एक साथ लेके चलेंगे। और आपका नेक्स्ट संडे को हम एक रीजनिंग का टॉपिक कोई भी एक, या तो आप बता देना जो आपको इच्छा हो तो हम उसे भी कवर कर लेंगे इसी में। रीजनिंग भी आपके साथ साथ चलती रहेगी। और आप मान के चलिए कंप्लीट उत्तराखंड और आपका जीएस, हिंदी और प्लस करंट अफेयर्स। और वहीं पे हम आपको क्विज भी क्या करेंगे हम आपके टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा उसे। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को इतना कराना है कि आप 100+ व्यू तक एक बार लेके आ जाएं। और आप सब्सक्राइब करते रहें साथ साथ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हम ऐसे ही आराम से पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको पीडीएफ जैसे बिल्कुल भी रीड नहीं कराऊंगा, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और लेकिन नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बुक आपके पास ऑलरेडी होगी। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद जब आप बुक से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ आपके याद है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं और ये सब कुछ याद कैसे होगा। तो इसलिए मैंने इससे स्टार्ट किया है। और आप मान के चलिए इस बुक से अगर यदि हम जाएंगे तो 40 में से अब मान के चलिए 30 to 35 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाए, इसी बुक से मिल जाएंगे अगर हम इसे डीपली एनालाइज करें। ठीक है, यहीं से हमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब कुछ यहीं से कवर करते हुए चलेंगे। जितना भी इस बुक में दिया हुआ है सब कुछ कवर करेंगे। आपके पोएट, आपकी बुक्स हों,
आपके आंदोलन हो, सब कुछ हम यहीं पे इसी बुक्स में जो भी चीज़ें दी हुई हैं सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है। और यदि हम बात करें जीएस की, तो जीएस में हम पॉलिटी के बाद आपकी इकोनॉमी, और इकोनॉमी के बाद आपकी हिस्ट्री। ये तीनों चीज़ें हम तीनों चीज़ें सीक्वेंस में करेंगे, पहले पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, उसके बाद हिस्ट्री। ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी, इसमें 100+ व्यू का जो टारगेट है उसको अचीव कराना है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आप इसे कंप्लीट कराते हो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगा, और हम इसमें बहुत ही सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं चीज़ों को, और जितना पढ़ेंगे आपको कंठस्थ होगी चीज़ें, ऐसा नहीं होगा, कन्फ्यूजन कोई नहीं होगा चीज़ों को। और जैसे आपके हमारे ये मान के चलिए, जैसे हमारे जो जिले हैं कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका एक कंप्लीट टेस्ट होगा जिलों का। ठीक है। तो उसमें हमें ये भी एनालाइज हो जाएगा कि हमने कितना पढ़ा और क्या किस लेवल का पढ़ा हुआ है। और हम मान के चलिए हम मोर देन UK SSS पढ़ने वाले हैं। सिलेबस जितना पढ़ेंगे वो इससे ज़्यादा ही होगा, और हाई लेवल तक ही हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।